नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 जुलाई 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है वो तो सारी की सारी कल जो कैबिनेट में रीशफल हुआ है, नए कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है और जो पुराने थे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो थे जिनके नाम आप जान सकते हो, जैसे कि रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर थे, ट्विटर से रिलेटेड इनका मुद्दा आता रहता था। एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने तो एग्जिट किया है अभी कैबिनेट को, और बाकी अभी नए चेहरों को और मौका मिला है, जिनमें नाम देखो, अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि अभी चांसेस तो देखो कम बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के, यूपीएससी में तो नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, कि अभी कौन है, क्योंकि मिनिस्टर्स का रीशफलिंग होता रहता है। हाँ, कुछ चेंजेस जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो चेंजेस जो हैं वो हम भले ही देख लेंगे एक बार, राइट। तो थोड़ा सा बस आप एक बार लिस्ट देख लेना, बाकी तो कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक न्यूज़ जो है फ्रंट पेज पे, दैट इज़ कि अभी जयपुर कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उनको हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के उनको क्वेश्चन किए हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि मान लो यहाँ पर कांग्रेस के कुछ एमएलएज हैं और इधर बीजेपी है, ठीक है। तो ऐसे में कांग्रेस के एमएलएज को, अभी सरकार चल रही है राजस्थान में किसकी, कांग्रेस की ही चल रही है राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे में कांग्रेस के कुछ एमएलएज को परचेज कर ले बीजेपी, और कांग्रेस की सरकार को मेजोरिटी से माइनॉरिटी में लेकर के आ जाए, ठीक है। 200 में से 101 की बजाय अब कांग्रेस के पास में अगर 90 सीटें रह जाती हैं, तो ऐसे में सरकार गिर गई। तो ये जो होती है हॉर्स ट्रेडिंग की, एमएलएज की या जो एमपीज होते हैं इनकी खरीद फरोख्त सरकार को बनाने बिगाड़ने के लिए, ठीक है, इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता है। इसके लिए देखो शेड्यूल 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है, एंटी डिफेक्शन वाली, तो वो आप जरूर एक बार पढ़ लेना। बाकी फ्रंट पेज पे देखो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 7 और विमेन को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडक्ट किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। टोटल 11 हो चुकी हैं, और ये अभी आप कहोगे कि टोटल 11 विमेन जो हैं वो मिनिस्टर बन चुकी हैं, 2004 के बाद में हाईएस्ट नंबर है। तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में जब कभी भी आप लिखो तो ये एक पॉइंट डाल सकते हो कि 2004 के टाइम पे जब सरकार चल रही थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा विमेन थी कैबिनेट में, या फिर आप कह सकते हो मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में जो दो सरकारें चली यूपीए की, यूपीए फर्स्ट एंड यूपीए सेकंड, उन दोनों सरकारों में मैक्सिमम 10 विमेन थी वो मिनिस्टर बन पाई थी। तो ऐसे में 11 विमेन बननी, एक विमेन का नंबर इंक्रीज हो जाना, ठीक है, कि बोला ये अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल तो लिखा ही जा सकता है, पर बाकी 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली एक कम्युनिटी, या फिर आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप केवल 11 जनों से रिप्रेजेंट करा रहे हो पूरे कंट्री को, तो ये अपने आप में सवाल तो बहुत बड़ा है। पर यहाँ पर देखो कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अभी इलेक्शंस जो आ रहे हैं, उन इलेक्शंस में वुमेन को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह देखा जा रहा है कि हाँ, चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए जितना हम वुमेन को इंडक्ट करेंगे मिनिस्टर्स के तौर पे, बोला उतना ही हमें आने वाले इलेक्शंस में फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो पॉइंट जो था वो हमने देख लिया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक न्यूज़ छोटी सी है ये कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया की दौरे पे जा रहे थे, तो बीच में इन्होंने फिर ईरान में भी रुके और वहाँ पर अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की, मतलब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ ईरान, उनके साथ बातचीत की। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, अभी इंट्रा अफगान वॉर्स को टॉक्स को कंडक्ट किया जा रहा है। इंट्रा अफगान का मतलब हो गया कि अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और साथ में तालिबान के लीडर्स, इनके बीच में बातचीत को लेकर के मीडिएशन कर रहा है अभी ईरान, ठीक है। तो ऐसे में ईरान के इस सपोर्ट में, और इंडिया भी चाहता है कि देखो अफगानिस्तान में शांति बनी रहे, अमेरिका तो देखो भाग गया है, ठीक है। तो ऐसे में अब रशिया और ईरान दो ऐसे कंट्रीज हैं जो लगातार अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान में एक स्टॉपेज लेना, रशियन यात्रा पे जब जा रहे थे, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कदम हम देख सकते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कि हाँ, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हैं तो बातचीत की इन्होंने। तो बातचीत में पॉइंट क्या आ रहा है कि इंट्रा अफगान टॉक्स में जो तालिबान और वहाँ की अफगानिस्तान की सरकार की बातचीत है,
उसमें ईरान मीडिएशन कर रहा है। और ईरान के साथ में अगर हम हमारे रिलेशन अच्छे करते हैं, देखो वैसे तो हमारे रिलेशन ईरान से कभी भी बिगड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, केवल यूएसए का एंगल आता है ना तब ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। इवन आपको पता ही है कि जो जैकपोआ एग्रीमेंट हुआ था 2015 में साइन, जो न्यूक्लियर ट्रीटी या न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को बाहर निकाला और क्या कहा था, बोले ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज के साथ में जो भी अपने रिलेशंस बना करके रखेगा उनके साथ में हम हमारे रिलेशन को बिगाड़ लेंगे। जैसे कि काटसा एक्ट जो आया था उसमें भी ऐसा ही कुछ प्रोविजन था कि जो भी लेन देन करेगा डिफेंस इक्विपमेंट से या कोई भी, कि अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं, अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं, उनसे कोई भी लेन देन रखता है, अपना ट्रेड करता है या फिर कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन रखता है, बोलो उन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट क्या हुआ था कि हमारे हाथ से चाबहार पोर्ट के बेसिस पे जो अफगानिस्तान का जो एक्सेसिबिलिटी हमें इंश्योर कर रहे थे उसमें हमें प्रॉब्लम आने लग गई थी। अब तो चलो जो बाइडन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि ईरान के साथ में हम बात करेंगे, पर अभी जो एंगल है वो है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान की वार्ता हो रही है तो उसके अंदर ईरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की विजिट अच्छी कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। तो ये मुद्दा था। इसके अलावा आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स है, दोनों में थोड़ी थोड़ी पॉइंट काम के हैं वो देखेंगे। एक तो इंडिया में रिलीजन को लेकर के क्या सोच है वो जानेंगे, और दूसरा एनएफटी ये जो एनएफटी है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि अभी ये एनएफटी ट्रेंड में है और पहले भी कभी हुआ है क्या, जिसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, इररिप्लेसेबल, ठीक है, कि आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरी चीज़ के साथ में। जानेंगे मुद्दा क्या है। 2 आर्टिकल्स यहाँ से देखेंगे, ये हमारे इतना काम का है नहीं। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी समरी लेंगे जिसमें एमएसएमई सेक्टर को जो नुकसान हुआ है वो जानेंगे और बड़ी कंपनीज को फ़ायदा हुआ है कोविड के चलते वो जानेंगे। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या सिनेरियो चल रहा है गाँव में, थोड़ा वो जान लेंगे। इसके अलावा एमएसएमईज़ को अभी देखो, आपको पता है एमएसएमईज़ की डेफिनेशन में रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी डालने की बात अभी डिक्लेरेशन कर दिया गया था 2 जुलाई को 2021 में ही, तो उसको लेकर के अभी बैंकों को गाइडलाइन दी गई है आरबीआई के द्वारा, वो जानेंगे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर शिफ्ट कर दिया है, ये मुद्दा भी जान लेंगे। अब पावर की डिमांड जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ गई है, वो भी देखेंगे। और आईएमएफ ने क्या कहा है यूएसए की इन्फ्लेशन को लेकर के, वो भी जानेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे इंट्रा अफगान बातचीत की बात कर लेंगे थोड़ी सी, और कुछ थोड़ी और चीज़ें हैं 2-4, वो और समरी लेंगे। चलिए देखते हैं। शुरुआत के तो जो हो गए डिटेल में बता दिया वो बता दिया, अब एक्सप्लेन पेज से शुरू करते हैं डिटेल में। देखो रिलीजन को लेकर के एक सर्वे किया गया था, यहाँ पर देखो प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। वैसे आपको बताऊं इस रिसर्च सेंटर से संबंधित एक आर्टिकल हमने प्रताप भानु मेहता जी का डिस्कस कर लिया था, तो वही चीज़ें मोर और लेस रिपीट होंगी, एडिटोरियल वाले डिस्कशन में ये कवर किया हुआ है, ठीक है। तो रिलीजन क्या है इंडिया में, उसको लेकर के सोच क्या है। तो ऐसे में देखो साथ रहने में तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पर रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोगों को, पर वो एक कह सकते हैं ना इंटरफेथ मैरिज हो गई या इंटर कम्युनिटी मैरिज है, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब साथ और सेपरेट रहना चाहते हैं। रिसेंटली सर्वे हुआ 30,000 इंडिविजुअल पे। तो ऐसे में सेग्रीगेटेड स्पेयर की बात करें तो इंडिया में देखो डाइवर्सिटी को एक बेनिफिट के तौर पे कंसीडर किया जाता है 53% लोगों के द्वारा, जबकि लाइबिलिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है 24% के द्वारा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, ये देखो सैंपल है, 30,000 लोगों पे जब सर्वे किया गया उससे आइडिया लगाया गया कि हाँ इंडिया में ट्रेंड क्या है, सोच क्या है एक दूसरे के धर्म को लेकर के। तो ऐसे में 53% लोगों ने क्या कहा कि डाइवर्सिटी इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जबकि 24% लोगों ने क्या कहा कि अजी नहीं ये तो थोड़ी सी समस्या वाली बात है, ये तो लाइबिलिटी है इंडिया के ऊपर। इसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडियंस लगभग 84% का ये मानना है कि दूसरे धर्मों की हमें इज्जत करनी चाहिए, सर्वधर्म संभाव वाली बात आ गई। और 80% ये बोलते हैं कि दूसरे रिलीजन के जो की भी आइडेंटिटी है वो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये 84% वाला आप लिख सकते हो। अब बात आ जाती है थोड़ा सा, ये तो हो गई चलो साथ में रहने वाली, कि हाँ साथ रहने के लिए कोई वो टेंशन वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। अब बात आ जाती है कि आप रिलीजियस टॉलरेंस की बात करो या फिर जो कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस हैं कि आप क्या चाहते हो अपने खुद के स्फीयर में, अपने खुद के सेगमेंट में।
तो साथ रहना तो बहुत एक्सेप्टेबल है, बट सेपरेटली रहना चाहते हैं। इसका मतलब कि दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे एक मेल्टिंग पॉट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि मान लो इधर हिंदूज हैं, इधर मुस्लिम्स हैं, और उनके बीच में जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो अगर साथ में शादी करके आगे रहना चाहें तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में बहुत कम है। मेल्टिंग पॉट जो थ्योरी है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। मेल्टिंग पॉट का मतलब हो गया ना कि आप इधर से कोई कंटेंट लेकर के आए, मेल्ट कर दिया, इधर से कंटेंट लेकर के आए गए, मेल्ट कर दिया और एक पॉट में डाल करके उसको मिक्स कर दिया, तो ऐसे में एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। तो वो चीज़ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने थाली सिस्टम देखा होगा, जिसमें थाली होती है, रोटी रखने का, चावल रखने का एक सेगमेंट अलग हो गया, फिर सब्जियां रखने के 3 सेगमेंट अलग हो गए। बोले इस तरीके से थाली में रहना तो सब चाहते हैं, हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, जैन, बुद्धिस्ट, सब लोग साथ में रहना चाहते हैं, पर इनके बीच में जो लाइन है ना, ये डिवीजन वाली फिक्स है, ये नहीं चेंज होने वाली है, ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, फिर बात आ जाती है आगे कि नेबरिंग की बात, आसपास में रहने के लिए। तो देखो हिंदूज ने भी ये कहा है कि हमें भी मुस्लिम्स के साथ में रहने में प्रॉब्लम नहीं है नेबरहुड में, और मुस्लिम्स ने भी ये कहा है कि हिंदूज के साथ में हमें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम रहने में खुशी और महसूस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटरफेथ मैरिजेस की बात करें तो उसमें देखो ऑब्जेक्शन ज़्यादा था, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ट्रिपल तलाक की बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम्स ने ये कहा है कि वो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में है, ये बात बोली गई है। फिर डेटा की बात की जा रही है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है तो उस हिसाब से ट्रिपल तलाक के फेवर में जा रहे हैं, और जैसे जैसे एजुकेशन कम है ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में है। पर पॉइंट क्या है, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो है वो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में है, उसके लिए कानून भी हमें पता आया हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम्स अगर साथ में रहते हैं तो इंटरफेथ, इंटर रिलीजन जो शादियां हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी हमने देखा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक दूसरे के जो सेलिब्रेशंस हैं, जैसे कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई भी पूजा अर्चना है या फिर जो भी नमाज पढ़ने का है, तो अगर हिंदू आप देखोगे नमाज पढ़ने चला जाए तो उसको ये कंसिडर किया जाता है कि वो हिंदू नहीं है, ऐसे बोलने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो ऐसे ही मुसलमान अगर वो मंदिर में चला जाए तो उसको मुसलमान नहीं माना जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। तो ये भी देखो एक सर्वे इस तरीके का आया है। तो इन चीज़ों, हाँ, बीफ और पोर्क खाने का, कि अगर कोई भी हिंदू बीफ खाता है तो 72% हिंदुओं का मानना है कि वो हिंदू है ही नहीं, और अगर 70 और कोई मुस्लिम अगर पोर्क खा लेता है, बीफ का मतलब आप जानते हो गाय का मांस होता है, ठीक है, इसी तरीके से होता है पोर्क का मतलब होता है सूअर का मांस। तो ऐसे में पोर्क अगर कोई कंज्यूम करता है तो ऐसे में 77% मुस्लिम्स का ये मानना है कि वो पर्सन मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर के, पोर्क और बीफ को लेकर के ही तो आपको पता ही है ना कि मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट किया था, जो एनफील्ड राइफल दी गई थी कि बोले इसमें कार्ट्रिज जो है वो दांत से काटनी पड़ेगी। अब मुस्लिम्स के लिए जो पिग जो होते हैं, सूअर जो होते हैं, वो बिल्कुल ख़राब कंसिडर किए जाते हैं, और हमारे जो मतलब जो हिंदूज़ हैं उनके लिए क्या माना जाता है कि गाय जो है वो बिल्कुल पवित्र है। तो उन दोनों तरीकों से वो कार्ट्रिज में लगा दिया और दांतों से काट करके फिर उस एनफील्ड राइफल को भरने के लिए, बारूद भर के फिर चलाने के लिए बोला था। तो वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर अटैक था उनका, इंग्लिश लोगों का। तो देखो सर्वे में बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी, अलग अलग कम्युनिटी को देखा गया था, वो सारी चीज़ें देखो, और बाकी डेटा इतना काम का नहीं है, जो 2-4 काम की चीज़ें थी वो हमने देख ली। देखो मुद्दा क्या है ये सर्वे करने का, वो ये था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब से आया है ना, तब से थोड़ा सा एक ये जो टॉलरेंस को लेकर के इस तरीके से माहौल बना हुआ है। तो बोले इंडिया में टॉलरेंस की कोई कमी नहीं है, बहुत लोगों से सर्वे किया, पर हाँ हम कश्मीर वैली में सर्वे नहीं कर पाए, वजह कि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी अभी चल रही है या फिर थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, तो हमें अलाउ नहीं किया गया। बाकी हमने बोले लगभग यहाँ देख सकते हो 26 स्टेट्स एंड यूटीज़ में सर्वे किया है, ये बताया इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट तो देखो एनएफटीज के बारे में है। एक नया डिजिटल क्रेज शुरू हुआ है कि हाँ चाव लग रहा है सबके कि हाँ जी अब एनएफटीज की हम ट्रेडिंग करेंगे। देखो मुद्दा क्या है कि एनएफटी होते क्या है, पहले तो ये देख लो, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। एनएफटीज आर नॉन फंजिबल टोकन, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब हो गया कि ऐसी चीज़ें जो कि आपने डिजिटली तैयार कर ली और उन डिजिटल तैयार की हुई चीज़ों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब कोई भी उसका ऑनर बन गया खरीद करके। जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी एंटीक्स बिक रहे हैं, पुराने ज़माने के गांधी जी का मान लो कि चरखा बिक रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन ही हो गया अपने आप में, कि वो चीज़ जो है
अब टोकन वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। बाकी नॉन फंजिबल थिंग का मतलब कि रिप्लेस नहीं कर सकते, वो चीज वो ही रहेगी, उसकी खुद की जो आइडेंटिटी है, खुद की जो इंटीग्रिटी है वो की वो रहेगी। अब आप यही चीज अप्लाई कर दो किसी भी डिजिटल चीज के लिए, वो हो सकता है कोई वीडियो हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी आर्ट हो सकती है उसके ऊपर, कोई भी वीडियो, इमेज, आर्ट, कुछ भी, पोस्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हाइलाइट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसी जिसका डिजिटल आपने कन्वर्ट कर लिया। अब उसकी फिर बाद में ऑक्शन करनी शुरू कर देते हो, बेचना शुरू कर देते हो। और इसके अंदर क्या होता है एनएफटी के अंदर, कि जो जितना रेयर है, जो चीज देखो नॉर्मली मिल जाती है, हाँ जी यार ये तो वीडियो तो मैंने कल ही देखा था, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जितना रेयर वीडियो होगा उसकी उतनी ज्यादा बोली लगती है यहां पर। तो ये चीज अब स्पोर्ट्स एरिना में भी देखने को मिल रही है, जहां पर एथलीट्स खुद भी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी लगातार अब स्पेक्टेटर्स को बेचकर, वीडियोस को बेच बेच करके और पैसा कमा रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीके का ऑक्शन सिस्टम है, जिसमें आप देखो मंत्र एकदम सिंपल है। यहां देखो स्कैरसिटी इक्वल्स वैल्यू, कि जिसकी जितनी कमी है उतना ही उसका ज्यादा पैसा है। इसका एक एग्जांपल है, मंडे को जो हुआ, इस वजह से ये न्यूज में है, ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर एंडी मरे, ठीक है, ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हुआ करते थे 2013 के टाइम पे, कोई जमाने में, आज के 7-8 साल पहले की बात हो गई। तो उन्होंने, जब आप देखोगे कि विंबलडन जो टेनिस चैंपियनशिप होती है, विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम कंपटीशन, वो उन्होंने जीता था। ब्रिटेन में ही होता है विंबलडन, लंदन में ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और अभी चल भी रहा है वहां पे, ठीक है। तो आप देखो जब उन्होंने ये जीत हासिल की थी, उस टाइम पर जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था ना, उसमें उन्होंने जो इमोशंस दिखाए थे, जिस तरीके से उन्होंने लिफ्ट किया था कप को, वो जो क्लिप थी वीडियो की, उस वीडियो क्लिप की ऑक्शन हुई और पता पड़ा कि $177,777 लगभग 1.33 करोड़ रुपए की वो वीडियो क्लिप बिकी है। अब आप देख सकते हो कि ये, और हाँ इसमें क्या है, ये रेयरिटी है, बहुत कम, ऐसा वीडियो कहीं मिल ही नहीं रहा था। और उस बंदे ने, जिसने ये वीडियो शो किया, उस बंदे का फिर बाद में आप देखोगे कि उस वीडियो को बेचने का, और ये पेमेंट किस में होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड होता है ये सारा काम, और ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में खेला जा रहा है ये खेल, समझ रहे हो। तो अब आप देखो ये बिटकॉइन और ये होता है ना, ये और ये जो लेन देन का काम होता है, ये भी ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पे ही काम करता है, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिक डिजिटल कलेक्टिबल्स, कि आपने कुछ ऐसे इवेंट्स को डिजिटली कलेक्ट कर लिया जो कि यूनिक है अपने आप में, वैसा कोई और है ही नहीं, और है भी तो किसी को पता नहीं है कहां पर है ना। तो ऐसे में वो रेयरिटी हो गई। तो पॉइंट आ गया ना, वही स्कैरसिटी इक्वल्स वैल्यू। तो एंडी मरे की वो जो वीडियो थी, वो वीडियो आपको नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो शूट हुआ और उसकी फिर बोली लगा दी इस एनएफटी मार्केट में। रिजल्ट क्या रहा, 1.33 करोड़ रुपए की वो वीडियो बिकी। अब इसमें देखो कॉपीराइट का तो मुद्दा नहीं जाएगा, ठीक है, कि हाँ कॉपीराइट का, जिसने खरीद लिया उसके पास में कॉपीराइट्स चले गए, कोई उस वीडियो को शेयर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो वीडियो जो है वो बहुत रेयर है, बस वही है, सिंगल टाइम एक बार आपने मौके पे चौका मार दिया, समझ गए। इसमें देखो एनएफटी एंथुजियास्ट है एक इंडिविजुअल, जिसको बोला, नाम तो पता नहीं रहता, देखो ये बिटकॉइन, ये इनका पता ही नहीं है, किसी को यही नहीं पता है कि बिटकॉइन को शुरू किसने किया था। सातोशी नाकामोतो करके एक इंडिविजुअल, उसका अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने। अभी तक पकड़ लिया था एक बंदे को ऑस्ट्रेलिया से, पर कुछ पता नहीं है कि वही था क्या, फिर बाद में छोड़ना ही पड़ा था। तो ये तो बिल्कुल एक, कहते हैं ना, एक बिल्कुल ही हिडन वर्ल्ड है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो एनएफटी एंथुजियास्ट था, इसका नाम बताया जा रहा है प्रेंस्की, तो इसने ऑनरशिप ले ली, खरीद लिया फिर इसको, इससे 1.33 करोड़ रुपए की बोली में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो कि कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी इमेज, कोई भी ऐसी चीज़, बैट हो, बॉल हो, कुछ भी हो, उस चीज़ का आपके पास में अगर यूनिक है कि हाँ वो चीज़ किसी और के पास हो ही नहीं सकती, अब आप फिर ऑक्शन करनी, अब इस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ एनएफटी के ऊपर, और एनएफटी का जो मार्केट है उसमें जा करके अपनी लगा दो, भाई ये चीज़ है, ये सचिन तेंदुलकर का बल्ला है, ये किसी के पास में नहीं है, इसकी फोटो ये मेरे पास में ही है, लो भाई कौन खरीदता है। तो इस तरीके से ही मार्केट काम करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप देखो कि स्पोर्ट्स वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं, और भी बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और नॉन फंजिबल टोकन का मतलब हो गया नॉन रिप्लेसेबल, कि ऐसे टोकन या फिर ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट जो कि रिप्लेस नहीं हो सकता, उसका कोई और तोड़ ही नहीं है कि दूसरा कि हाँ यार ये वीडियो तो मैंने कहीं और भी देखा था, वो यूनिक चीज निकाल के लेकर के आ गए, उन्हीं की ट्रेडिंग हो रही है, लेन देन हो रही है, ठीक है। तो यही बात है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स बताए हुए हैं, एनबीएज ने भी जो
अमेरिका में बास्केटबॉल कंपटीशन होता है, वहाँ पर टीम्स के वीडियो हैं वो बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स वसीम अकरम और शोएब अख्तर, इन्होंने भी अपने लिमिटेड एडिशन के कलेक्टिबल्स, इनके पास भी अपने खुद के कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ऐसे में देखो कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ भी उसमें अट्रैक्ट हो रही हैं, राइट। ऐसे ही आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, फिल्म स्टूडियो वाले हो गए, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एनएफटी मार्केट, एनएफटी वर्ल्ड को यूज़ किया जाए और खुद के ओरिजिनल सोर्सेज को सेल आउट करके या फिर कैसे भी करके पैसे कमाए जाए। ठीक है, ये है पूरा मुद्दा। चाहे समझ गए होंगे आप, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो पहला है कोविड डिवाइड, कि एमएसएमई सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई है कोविड के चलते, बट लार्ज कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ठीक है, जिसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है, काम जो भी हो रहा है, एक फर्म अगर ऑपरेट हो रही है तो उसके बेनिफिट्स और लॉसेस की अगर बात करें तो बड़ी कंपनियों को तो देखो फायदा हुआ है इस कोविड के चलते, जिसमें क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो डेट, उधार नहीं लेना पड़ा, बोरो करने की नौबत नहीं रही कंपनियों के ऊपर। दूसरा बेनिफिट हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वेजेस जो हैं वो भी कम देने पड़े, क्योंकि माइग्रेंट क्राइसिस हो गया था, नंबर 1 तो लोग चले गए थे गांवों में अपने जॉब को छोड़ करके, और दूसरी चीज क्या हो गई थी कि एक आदमी से 3-3 4-4 काम करवाने शुरू कर दिए थे और पेमेंट और रिड्यूस कर दी थी कि भाई लॉकडाउन लग रहा है, पैसे नहीं दे सकते। तो जो बड़ी कंपनियां हैं इनके तो बेनिफिट्स बढ़ते चले गए, और जबकि दूसरी तरफ आप देखो कि जो स्मॉल कंपनीज थी, एमएसएमईज जिनको हम बोलते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, इनके साथ परेशानियां रही हैं, क्योंकि देखो बड़ी कंपनियों के ऊपर लोन था, ठीक है। अब लोन में आप देखो इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, अभी आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस पकड़ रखा है कि भाई कैसे भी करके इंटरेस्ट रेट हमें कम से कम रखनी है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती रहें। तो ऐसे में क्या हो गया कि अपने आप से इंटरेस्ट रेट कम पे करनी पड़ी इन लार्ज कंपनीज़ को, तो ये और बेनिफिट हो गया। और दूसरी तरफ आप जानते ही हो एमएसएमईज़ को डेंट का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। इसके अलावा आप देख सकते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को बात करें, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने इंटरेस्ट नहीं दिया अभी तक और टैक्सेस भी पे नहीं किए, तब तक आपके पास में कितना फायदा है। ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि आप कोई भी कंपनी चला रहे हो, उस कंपनी चलाने के लिए आपने कभी उधार भी लिया होगा, सरकार उस कंपनी के काम के ऊपर टैक्स भी लगाती होगी, तो अभी तक आपने ना तो टैक्स दिया है ना इंटरेस्ट पे किया है, उसके पहले जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर देते हो, ठीक है, जिसमें उसे बोल देते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो इसमें आप देखो कि जो ये बड़ी फर्म्स हैं इनका तो प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि जो स्मॉल फर्म्स हैं इनका कम हुआ है। ये चीज़ बताई गई है, आरबीआई का एक रिसेंट सर्वे अभी असेसमेंट हुआ है पूरे पिछले एक साल में, 2020-21 का पूरा एक्यूमुलेटिव मैनर में अगर देखा जाए। एविडेंसेस ऐसी है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे इंडिया, और जो स्मॉलर साइज इमर्जिंग इकोनॉमीज की पर्टिकुलर बात करें इंडिया जैसी, तो वहां पर ज़्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि एक कंपनी उसने उधार लिया और वो प्रोडक्शन कर रही है लगातार, अब वो प्रोडक्शन कर रही है तो उसमें जो प्रॉफिट कमाएगी ना मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच करके, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, तो उनको बेचने के बाद में जो पैसा उनके पास में आता है उसी में से वो इंटरेस्ट पे कर देती हैं जिससे भी उधार लिया था उन्होंने। अब जो स्मॉलर एंटिटीज है ना उनकी तो परिस्थितियां बिगड़ी हैं, ठीक है, और जो बड़ी कैटेगरी की जो कंपनीज हैं उनकी भी परिस्थिति थोड़ी बिगड़ी है। वजह कि इनके पास में जो आउटपुट था ना वो थोड़ा सा कम गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आईसीआर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो डाउन गया था, अब धीरे धीरे देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हो गया कि एक कंपनी की कैपेसिटी की वो अपना उधार लिए हुए कर्जे के ऊपर ब्याज चुका सके, और जितनी ज्यादा आईसीआर होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो पे करने की कैपेसिटी रखेगा, क्षमता रखेगा। पर आपको पता ही है लॉकडाउन के चलते कितना प्रॉब्लम हो गई थी, डिमांड ही नहीं है। तो ऐसे में जो बड़ी फर्म्स हैं वो तो चलो फिर भी अब रिवाइवल की तरफ हैं, पर स्मॉल फर्म्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में 3 सेगमेंट देखे, आईसीआर का हमने कॉन्सेप्ट देखा, इसी तरीके से हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात की, वहां प्रॉब्लम देखी, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहां पर भी देखी। ये सारी चीजें किसका फेवर कर रही है? लार्ज कंपनीज का। नेक्स्ट न्यूज है कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन अगर अभी देखा जा रहा है कि विलेजेस में बहुत कम हो रहे हैं, तो विलेज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं बोले उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनका एक तरीके से उनको हम
एक तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि हाँ, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेथी के अंडर में ऑपरेट होते हैं, उनके बेसिस पे हम रजिस्ट्रेशन और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल कौन होते हैं? जैसे बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, या फिर आप देख सकते हो आशा हो गई, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, उनको ट्रेनिंग दिला करके लोगों को एनकरेज किया जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा अभी भी, और गाँव में रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो पा रहा है। पर रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी गाँव जाके आया था मेरी, तो वहाँ पर ये क्लियर मतलब विजिबल है कि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन बहुत है। रही सही में वहाँ पर जो लगातार आप देखोगे वैक्सीन का जिस टाइम पे स्लॉट अलोकेट होता है ना कि हाँ वैक्सीन का ये डेट है, तो 5 बजे लाइन लगनी शुरू हो जाती है। खैर फिलहाल तो हम न्यूज़ देख रहे हैं। तो ऐसे में वैक्सीन हेजिटेंसी को ख़त्म करने के लिए विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनके ऊपर जो कोविन वेब पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। फिर अलग अलग एरियाज़ के बताए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा इनोवेटिव आंसर आप लिख सकते हो कभी मौका मिले तो, कि हाँ आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी जो रिवाइज्ड एमएसएमई की जो डेफिनेशन आई है, इसमें ये कहा है बैंक ने, आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि भाई रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी आप इंक्लूड करना शुरू कर दो। बेसिकली अभी आपको पता ही है कि नए ऑर्डर इशू किए गए हैं जुलाई 2021 को, जिसमें रिटेलर्स को और जो होलसेल ट्रेडर्स हैं उनको ये क्या बोल दिया गया है कि अब से आप एमएसएमई की डेफिनेशन में आ गए हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में। इस कैटेगरी में डालने की वजह, क्योंकि ये एमएसएमई सेक्टर जो है वो प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर के सेगमेंट में आता है, कि जो भी बैंक है हमारे यहाँ पर, उन बैंक्स को एक प्रायोरिटी लिस्ट दी जाती है आरबीआई के द्वारा कि भाई आपका जितना भी लोन देने का कॉन्सेप्ट है ना, जितना भी आप लोन दे रहे हो उस लोन में से आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के इन बैंकों को, इन पर्टिकुलर सेक्टर के इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशंस को लोन पहले दोगे, या फिर इनके लिए आप रिजर्व रखो 40%, 38%, 32% जो भी है, तो आप उसको पहले उधर दो और फिर उसके बाद में बचा हुआ जो है वो फिर बाद में जो आपकी उस हिसाब से देख लो कि हाँ लोन देना है कि नहीं देना। बाकी प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अब जैसे ही इस रिटेल को और इनको होलसेल ट्रेडर्स को एंट्री मिल गई है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर हैं, लगभग देखो यहाँ पर लैक्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस को अभी रिलीफ मिलेगी इससे, कि उनको आसानी से अब लोन मिल जाएगा। और ये जो गाइडलाइन आरबीआई ने दी है ये किस किस को दी है? सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरपर्सन्स को, इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक्स के चेयरपर्सन्स को। अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो देखो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, पर कॉमर्शियल में प्राइवेट भी आ गए हैं। रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इन सबको गाइडलाइन में ये डाल दिया गया है कि भाई एमएसएमई की डेफिनेशन को आप अपडेट कर लो। अब आपके लिए थोड़ा सा काम है कि प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर की अगर बात करें, कौन कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर होते हैं, कितने परसेंट, तो ये जो हमारे नेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, कंट्री इंडियन बैंक है, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कितना परसेंट लोन उनको देना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली, और कितना जो फॉरेन बैंक्स हैं, जो भी यहाँ पर जैसे सिटी बैंक है यूएसए का, उसकी ब्रांच है, ड्यूस बैंक है जर्मनी का, तो उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस है कि उनको कितना लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले सेक्शन को देना पड़ेगा। अगर उनको 100 रुपये लोन देना है तो कितना रुपया वो इन पर्टिकुलर सेक्टर को देगा। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है वो अब आप स्टैटिक पोर्शन से पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट, जैसे यूपीएससी के लिए सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज से न्यूज है कि और अच्छे से कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए किन पे, स्टेट कंपनीज जिसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं, तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को अब शिफ्ट कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो पहले देखो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो था वो किस में आता था, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर में था। तो अब ऐसे में इस मिनिस्ट्री से शिफ्ट कर दिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर भेज दिया गया है। तो अब देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री में टोटल 6 डिपार्टमेंट हो गए हैं। एक तो डिपार्टमेंट ये हो गया जो नया अब इंक्लूड किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। इसके अलावा 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तीसरा है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, चौथा है इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और पांचवा है फाइनेंशियल सर्विसेज, और छठा ये ऊपर वाला हो ही गया। तो टोटल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में 6 डिपार्टमेंट हो गए हैं। अब ये मूव क्यों किया है, इसके पीछे वजह है कि अब देखो सरकार है वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है, पैसा निकाल रही है अपना, आईपीओज लॉन्च कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, कि कैसे भी करके मार्केट से पैसा उठाया जाए।
और ये जो PSUs या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो लगातार अपनी कंडीशन में डिटेरियोरेट हो रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं आ रही है, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में हैंडओवर करने से क्या हो जाएगा, तो उससे वो और परफॉर्मेंस में उनकी जो गवर्नेंस है उनमें एफिशिएंसी आ सके। तो इसके लिए देखो जिम्मेदार मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसलिए अब इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वाला जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसको अब हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से निकाल करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में डाल दिया है। और हैवी मिनिस्ट्री का जो पहले नाम था वो था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, अब उसका नाम बदल करके क्या हो गया है, केवल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है। बाकी LIC का आपको पता है IPO लॉन्च करने की बात चल रही है, IDBI की भी बात हो रही है, और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा एक न्यूज़ छोटी सी इधर है कि इंडिया में पावर डिमांड पीक पे चली गई। अभी कल की बात है ये, एक दिन पहले, ये डेट देख सकते हो, 200 गीगावाट एनर्जी रिक्वायरमेंट होने लग गई वेंसडे को हाईएस्ट। इसके पहले एक दिन पहले, अब गर्मियां चल रही हैं, अभी आप देखते हो कितना बुरा हाल हो रहा है, मॉनसून पता नहीं कहाँ गया, बारिश ही नहीं आ रही है। तो ऐसे में पावर डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इंडिया में पावर डिमांड कितनी है, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। और तो देखो IMF की जो चीफ हैं जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने ये कहा है कि USA में अगर इसी तरीके से सरकार पैसा फेंकती रही मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और फ्यूल इन्फ्लेशन आपको पता ही है लगातार बढ़ रही है। तो बोलो इन दोनों चीज़ों के चलते फिस्कल सपोर्ट दे रही है वहाँ की सरकार, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हाँ बस लोगों के हाथ में पैसा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो बोले इसके चलते मार्केट में और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में परेशानी हो जाएगी। कारण कि अगर USA में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इसकी वजह क्या है, मार्केट में डॉलर्स के नंबर ज़्यादा। अब मार्केट में डॉलर्स के नंबर ज़्यादा हैं तो वहाँ के फेडरल रिजर्व के ऊपर प्रेशर बनेगा कि यार इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कैसे टैकल करें। तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डॉलर्स के नंबर रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट किस पे जाएगा, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे, इंडिया जैसी इकोनॉमीज़ पे, जहाँ पर डॉलर का इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। तो ऐसे में फिर वो इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है लोगों ने, वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल करके USA में ले जाएंगे, क्योंकि USA में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने लग जाएगी ना उनको। तो ये चीज़ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए घातक हो सकती है। ये चीज़ बताया है IMF की जो MD हैं उन्होंने। तो आपके लिए टास्क ये है, IMF को आप UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, पढ़ा है तो रिवाइज कर लो, नहीं पहली बार पढ़ रहे हो तो ज़रूर पढ़ो एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे ईरान वाली न्यूज़ तो हम पहले बात ही कर चुके हैं। ईरान ने इंट्रा अफगान टॉक्स को होस्ट करना शुरू कर दिया है। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको, ईरान एक शिया कम्युनिटी बेस्ड है, मतलब वहाँ पर शियाज जो हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तालिबान है या अफगानिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे शिया कम्युनिटी के होने के बावजूद अगर पिछले दशकों की अगर बात करो तो ईरान और तालिबान या अफगानिस्तान की जो कम्युनिटी है उनके बीच में कोई शांति वाला कोई रिलेशन नहीं है, पर फिर भी ईरान वहाँ पर अब शांति स्थापित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। देखो कतर में तो ऑलरेडी बातचीत हो रही थी जिसमें USA और साथ में अफगानिस्तान की जो सरकार है वो और तालिबान और दूसरे की स्टेक होल्डर्स और इन्वॉल्व थे, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अब ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इंट्रा अफगान टॉक्स के बेसिस पे पीस वहाँ पे स्टैब्लिश की जा सके। इंट्रा अफगान का मतलब अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान उनके बीच में। अब देखो तालिबान लगातार अपनी पकड़ बनाया जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, तो देखेंगे होता है क्या। तो ये है मुद्दा, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल दी हुई नहीं है। इसके अलावा देखो ईरान के ऊपर जो एक हमने देखा था अभी कि लगातार एक प्रेशर बना हुआ था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि हाँ भाई हम अब से ईरान के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को हम विड्रॉ करते हैं। तो USA तो देखो 2018 में विड्रॉ कर गया था 2015 के। अब ईरान में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है और वहाँ पर जो रिलीजियस लीडर हैं आयतुल्ला खमीनी और उनके जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो कि आयतुल्ला खमीनी से बिल्कुल इंस्पायर्ड है, बिल्कुल क्लोज हैं उनके इब्राहिम रईसी। तो उन्होंने ये कहा है कि हम USA के साथ में न्यूक्लियर ट्रीटी के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के जो P5+1 में 3 यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने ग्रेव कंसर्न शो किया है कि हम तो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके US ईरान के रिलेशन शांत हो, और दूसरी तरफ अब ईरान जो है वो ये कहता है कि हम जैकपोआ को ऑब्जर्वेंस में ही नहीं लेंगे। तो ये चीज़ बड़ी गलत है, क्योंकि अभी क्या है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो कि यूनाइटेड नेशन के लिए आप कह सकते हो ग्लोबल एटॉमिक आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि ईरान लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर रहा है, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही है फिर तो शांति नहीं स्थापित हो पाएगी यहाँ पे।
इसके अलावा आप देख सकते हो इजराइल के प्रेसिडेंट के तौर पे आइजक हेरजोग, इन्होंने अभी शपथ ली है, 11वें प्रेसिडेंट बन रहे हैं वहां के। और यहां पर एक न्यूज है कि श्रीलंका ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल होने के लिए एक कमेमोरेटिव कॉइन इशू किए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के। ये पहली बार है कि श्रीलंका में कोई दूसरे देश की पार्टी के लिए कोई सेलिब्रेशन के तौर पे, कुछ याददाश्त के तौर पे कॉइन्स मिंट कराए हों, प्रिंट कराए हों। ठीक है, तो देखो वैसे तो श्रीलंका पूरा का पूरा पॉकेट में जा चुका है चाइना के, और 60 साल इनके रिलेशन को हो चुके हैं बायलैटरल, और डेट ट्रैप वाला जो डिप्लोमेसी है उसमें तो बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। ईरान वाला मुद्दा हम देख ही चुके हैं। स्वीडन में वहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका री इलेक्शन हुआ है, जिनका नाम है स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन, ये नाम आप याद रखोगे। इसके अलावा और कुछ इतना काम का लगा नहीं है। आगे देखते हैं। देखो स्पोर्ट्स पेज पे इतना कुछ काम का नहीं है, बस ये है कि टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो बिना स्पेक्टेटर्स के हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ये बात उठाई है कि अगर आप वहाँ पर स्पेक्टेटर्स को अलाउ करते हो और कोविड अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, कभी 4th 5th 6th ऐसी वेव्स आ रही है वहाँ पे, तो ऐसे में आप वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दोगे। विंबलडन की हमने बात की थी, एंडी मरे वाली, रॉजर फेडरर आउट हो गए हैं इससे हार के, और तो कुछ इतना काम का है नहीं। और आगे अगर देखें, 1 सेकेंड, ये कैसे काम ही नहीं कर रहा, आ गया, चलो ठीक है। इधर जो यूरोपियन कप हो रहा है, यूरो कप, इसमें देखो इटली ने आगे अपनी एक कदम आगे बढ़ा लिया है स्पेन को हरा करके। इधर आप देख सकते हो जो कोपा कंपटीशन है, ठीक है, कोपा अमेरिका, साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंपटीशन है, उसमें मेसी का मतलब अर्जेंटीना, और नेमार का मतलब हो गया ब्राज़ील, इनके बीच में अब कंपटीशन है, देखते हैं क्या होता है। तो इतने काम की चीज़ें नहीं है, बस इतना सा ध्यान रख लो कि हाँ, कोपा टाइटल अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, ये फुटबॉल से रिलेटेड कॉम्पिटिशन है जो कि साउथ अमेरिका में होता है, इंटरनेशनल है ये, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन है ये, जैसे कि यूरो कप होता है यूरोप में, उसी तरीके से। चलिए, तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।